हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट फिफ्थ एमसीक्यू सीरीज़ का। इससे पहले वाले जितने भी सेट्स के वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इल्यूमिनेशन लेवल जो हमारे हाउसेज में रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 100 से 140 ल्यूमिन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही अगर आपसे किचन के बारे में पूछ लिया जाए तो किचन के अंदर चाहिए होती है 70 to 80 ल्यूमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो घर में जो मिक्सर यूज़ किया जाता है उसके अंदर कौन सी मोटर यूज़ होती है। तो घर में जो मिक्सर यूज़ किया जाता है उसके अंदर जो मोटर यूज़ होती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर्स। यूनिवर्सल मोटर्स एंड डीसी एसी एंड डीसी दोनों पर वर्क करती है। और जो रिलक्टेंस मोटर्स यूज़ की जाती है वो की जाती है सिग्नलिंग डिवाइसेस में। और इंडक्शन मोटर हम फ्रिज वगैरह में यूज़ करते हैं और इसकी तो बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशंस हैं। और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं वो एस्टेब्लिश की जाती हैं तो वो किस तरीके से बिछाई जाती हैं। तो इसके अंदर तीनों मेथड्स का यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट लेइंग का भी, ड्राइंग का भी और सॉलिड सिस्टम का भी। डायरेक्ट लेइंग के अंदर क्या किया जाता है कि रोड के अंदर गड्ढा गड्ढा खोद के वहाँ पे इस केबल को अंदर गाड़ दिया जाता है। ड्राइंग सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है कि एक कंक्रीट का बॉक्स होता है। ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर 4 होल्स होते हैं जिसमें से 3 के अंदर तो केबल्स को फिट किया जाता है और एक के अंदर रिले या प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए एक होल छोड़ा जाता है। ये आपने देखा भी होगा शायद तक। सॉलिड सिस्टम के अंदर कॉपर या आयरन के ऊपर उसको सॉलिडिफाई करके और फिर उसे बिछाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्टार्टर यूज़ किया जाता है वो उसका क्या पर्पज़ है। तो इलेक्ट्रिक वैसे तो इसके अंदर आंसर टिक है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग करंट होता है वो जो फुल लोड करंट होता है उसका 5 टाइम्स होता है इंडक्शन मोटर्स के अंदर। ये इंडक्शन मोटर का डेटा है और ऐसा ही सभी मोटर्स के अंदर होता है। तो उस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार्टर्स का, ना कि स्टार्टिंग पर्पस के लिए। क्योंकि इंडक्शन मोटर तो जैसा कि आप जानते हो इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, तो इसको स्टार्टिंग के लिए स्टार्टर का यूज़ इसमें किया नहीं जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्यूज़ का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजिंग फैक्टर होता क्या है। फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल्स टू होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन में रेटेड करंट। अब आप सभी को बताइए, अगर हम फ्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन सबसे अच्छी तभी होगी जब रेटेड करंट से ज़्यादा करंट आए और वो जो उसके अंदर जो वायर लगा हुआ है वो मेल्ट हो जाए और फ्यूज़ कट आउट हो जाए। तो जब रेटेड करंट से तो इसके अंदर क्या होगा कि मिनिमम जो फ्यूज़ करंट है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रेटेड करंट के लिए, रेटेड करंट से, अगर वो सही टाइप का फ्यूज़ है तो जब मिनिमम फ्यूज़ करंट ज़्यादा होगा रेटेड करंट से तो इसकी जो हमेशा वैल्यू आएगी वो मोर देन 1 आएगी। क्योंकि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू उससे छोटी है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा मोर देन 1। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जो निकालते हैं हम वो होती है पीडीसी। जो इसके अंदर पावर आउटपुट निकल के आएगा, जो रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है वो करता है एसी को डीसी में। तो डीसी इसका आउटपुट होगा, तो पीडीसी जो इसका पावर आउटपुट आ रही है वो अपॉन में पीएसी यानी इनपुट पावर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये आप वैसे तो बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, पर मैं आपको सिंपली सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 4 पाई स्क्वायर आर एल अपॉन में आर एफ बाय आर एल। ये इसका फॉर्मूला कुछ निकल के आता है। इसके अंदर जब 4/पाई r² को हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आती है 0.406 वैल्यू। और नीचे से जब हम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा आर एल और नीचे आएगा आर एफ प्लस आर एल। अब हम क्या करेंगे, जो आर एल है उसे कॉमन ले लेते हैं। जब उसे कॉमन लेंगे तो ये ऊपर तो 0.06 आर एल ऐसे कैसे रहेगा, नीचे आर एल कॉमन में आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आर एफ अपॉन में आर एल, ये हो जाएगा। तो इससे आर एल से आर एल यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0.406 अपॉन में 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, जब आर एफ की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और जब भी आर एफ की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये पूरा जो इसकी जो पूरी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जब पूरी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 0.406 बचेगा। और उसको परसेंटेज में जब जो इसको जो आंसर होगा वो होगा 0.406। आई होप आप सभी को समझ में आया हुआ है। डेरिवेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है, बाकी आपको वैसे भी वैल्यू ध्यान देनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू याद देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सिंक्रोनस मोटर है, वाइल स्टार्टिंग अ सिंक्रोनस मोटर एज ए इंडक्शन मोटर फील्ड वाइंडिंग इज, यानी कि सिंक्रोनस मोटर को अगर हम इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं तो जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसको कनेक्ट किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है लो रेजिस्टेंस के साथ। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि इंडक्शन मोटर के अंदर हम शॉर्ट सर्किटेड ही रखते हैं सेकेंडरी को। जब स्क्वायरल केज मोटर को जब आपने स्क्वायरल केज मोटर को पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें सेम पावर ट्रांसमिट करनी है तो उसके अंदर जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी वो एसी के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी या डीसी के अंदर। तो एसी लाइन के अंदर जो कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा डीसी लाइन से ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर नेगेटिव फेज सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सी कंडीशन पे करता है, अंडर लोड पे, ओवरलोड पे या अनबैलेंस्ड पे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मैं बताता हूँ कि जब भी बैलेंस्ड सिस्टम होता है, जब भी बैलेंस्ड सिस्टम होता है तो उसके अंदर होता क्या है, जब भी बैलेंस सिस्टम होता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का करंट फ्लो करता है, वो होता है पॉजिटिव सीक्वेंस। और जैसे ही अनबैलेंस्ड हो जाता है हमारा सिस्टम तो उसके अंदर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव सीक्वेंस भी करंट भी फ्लो करता है और ज़ीरो सीक्वेंस करंट भी फ्लो करता है, ज़ीरो सीक्वेंस करंट भी। और इन तीनों करंट के फ्लो होने की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सप्लाइड विथ अनबैलेंस्ड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर सिंक्रोनस जनरेटर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड को सप्लाई कर रहा है तो उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन कितना होगा। तो अगर आपने वैसे तो ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा होगा कि जो फील्ड फ्लक्स होता है वो हमेशा 90 डिग्री आगे होता है जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड के अंदर, तो वैसे ही कुछ इसमें होता है। अब लैगिंग लोड है यानी कि जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा, तो 90 डिग्री पीछे चलेगा तो आइए आर्मेचर करंट में ये होगा। और जहाँ पे जिस डायरेक्शन में आर्मेचर का करंट है उसी डायरेक्शन में आर्मेचर का फ्लक्स होगा और फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड का फ्लक्स होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी कि फाई ए और फाई एफ एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है
वो हो रहा है डीमैग्नेटाइजिंग, क्योंकि जो आर्मेचर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फील्ड के फ्लक्स को कम कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट फेज में। तो इसका सही आंसर होगा डीमैग्नेटाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं डेड एंड के अंदर या स्ट्रेट लाइन्स के अंदर सस्पेंशन टाइप के, वो इनमें से मतलब कौन सा इंसुलेटर होता है। तो जो जो इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर कॉर्नर्स वगैरह पे या डेड एंड्स कहीं पे भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर जो इंसुलेटर यूज़ किया जाता है वो होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। जबकि जो पिन इंसुलेटर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है 33 kV तक, 33 kV तक। स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ होता है लो वोल्टेज पे। और तो आप, आई होप ये एक्स्ट्रा डेटा आपको आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्जिंग करंट जो वोल्टेज से वो लैग करता है, लीड करता है, और कितने एंगल से करता है। होता क्या है कि चार्जिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है वो होता ही जो जैसे यहाँ से अगर लाइन जा रही हो, यहाँ पे ग्राउंड है, तो चार्जिंग करंट होता ही इनके बीच में, ग्राउंड और इसके बीच में जो कैपेसिटेंस बनता है उसके अंदर जो करंट जाता है उसी को ही चार्जिंग करंट कहा जाता है। तो कैपेसिटेंस की वजह से कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कैपेसिटेंस के अंदर जो करंट होता है वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जनरली जो टाइम फोनोग्राफ्स के अंदर यूज़ की जाती है वो कौन सी की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शेडेड पोल। जो शेडेड पोल मोटर्स जो यूज़ की जाती है वो स्मॉल मशीन्स के अंदर यूज़ की जाती है, स्मॉल मशीन्स के अंदर भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक सिंगल फेज हिस्टेरेसिस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है, सब सिंक्रोनस पे, या सिंक्रोनस और सुपर सिंक्रोनस पे, या सिंक्रोनस और सब सिंक्रोनस पे। तो हिस्टेरेसिस जो मोटर होती है वो स्टार्ट करती है एज ए इंडक्शन मोटर, जबकि जब रन करती है तो रन करती है एज ए सिंक्रोनस मोटर। जब एज ए सिंक्रोनस मोटर वो रन कर रही है तो वो चलेगी भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिलक्टेंस मोटर की इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है, यानी कि रिलक्टेंस मोटर इनमें से किस में यूज़ की जाती है। जो इलेक्ट्रिक जो रेफ्रिजरेटर होता है वो उसके अंदर जो मोटर यूज़ की जाती है वो होती है इंडक्शन मोटर। इलेक्ट्रिक शेवर्स के अंदर जो यूज की जाती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर। ये मतलब एक्स्ट्रा डेटा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। और सिग्नल इन टाइमिंग डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताई थी, जो मोटर यूज़ होती है वो होती है रिलक्टेंस मोटर। और लिफ्ट और हॉइस्ट के अंदर हमें क्या चाहिए ज़्यादा होता है, टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसके अंदर जो मोटर यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है सीरीज़ डीसी मोटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, रिलक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर जो मतलब एक सिंगल फेज मोटर के अंदर जो कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, अगर उसे हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो क्या होगा। दो तरीके की वाइंडिंग यूज़ की जाती है, जैसा कि आपको पता होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर ही कैपेसिटर का यूज़ होता है। और कैपेसिटर ही होता है जो 90 डिग्री का फेज़ एंगल क्रिएट करता है और जो सिंगल फेज मोटर है उसको स्टार्ट करने में काम आता है। अगर आप उस कैपेसिटर को ही शॉर्ट सर्किट कर दोगे, यानी कि उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 कर दोगे, तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर डीसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज इंक्रीज़ करना हो तो इनमें से कौन सी चीज़ हमें करनी पड़ेगी। उसका फ्लक्स डिक्रीज़ करना पड़ेगा, या उसके रोटेशन को बढ़ाना पड़ेगा, या उसके रोटेशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, या लेंथ ऑफ आर्मेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप जो डीसी जनरेटर है उसके अंदर आप जब जो लीवर होता है उसको जितना तेज़ घुमाओगे उतना ज़्यादा ही वोल्टेज वो डेवलप करेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा रेट से वो फ्लक्स को कट करेगा, और जितना ज़्यादा रेट से वो फ्लक्स को कट करेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, स्पीड ऑफ द रोटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अगर ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं
तो जो उनका जो लोड की वो शेयरिंग करेंगे वो किस पर डिपेंड करती है, तो शेयरिंग ऑफ द लोड जो डिपेंड करती है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। और जो इनपुट जो इम्पीडेंस है पर यूनिट इम्पीडेंस है उसके ऊपर जो एक ट्रांसफार्मर को मिल रहा है, जैसे बहुत सारे अगर ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परसेंटेज इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल मेथड इनमें से किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बिलो रेटेड स्पीड, अबव रेटेड स्पीड, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो स्पीड कंट्रोलिंग मेथड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है और एक होता है फ्लक्स वीकनिंग। फ्लक्स वीकनिंग और एक वार्ड लियोनार्ड सिस्टम भी होता है, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसकी स्पीड, उसकी जो रुकिए उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। जबकि फ्लक्स वीकनिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे आप फ्लक्स को वीक करते हैं तो उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ने लग जाती है। बाकायदा इसका पूरा फॉर्मूला होता है, पर वो मैं आपको जब थ्योरेटिकल क्लास होगा तब बताऊंगा, और वार्ड लियोनार्ड के अंदर ये भी मैं आपको बाद में ही एक्सप्लेन करूंगा। पर मैंने आपको जस्ट बताया कि ये 3 मेथड होते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अबव रेटेड, क्योंकि फ्लक्स वीकनिंग कंट्रोल जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो वो हमेशा रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे रन करने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओम्स लॉ को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ओम्स लॉ डायोड के लिए यूज़ होता है? नहीं। ये तो ओम्स लॉ के अंदर होता क्या है, एक मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है वी के, और ये कभी भी नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो डायोड एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, तो पहला वाला तो ये गलत हो जाएगा। ये एप्लीकेबल वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि ये भी नॉन लीनियर है तो इसके लिए भी यूज़ नहीं होगा। ट्रांजिस्टर भी नॉन लीनियर होता है तो इसके लिए भी यूज़ नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर डायोड, क्योंकि यही स्टेटमेंट है जो इसके अंदर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एडी करंट लॉस किसी मटेरियल का उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जो एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रहना चाहिए। जो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और थिकनेस के स्क्वायर के भी ये प्रोपोर्शनल चलता है, और जितना हमने वोल्टेज दिया है उसके बराबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का कितना होता है। ये तो बहुत सिंपल, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज है ये जो आपको एसएससी जेईई में इन पर बेस्ड बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा L इज टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। आज हमने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे होंगे, और ये सभी क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और इससे पहले वाले वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये सब सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।